गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे दोस्तों? आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी होगी। आपको बता देना चाहूँगा मित्रों, जैसा कि आपको पता है हम प्रत्येक दिवस सुबह के 5 बजे आपकी सेवा में लेकर के आते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे जीके जीएस का हम क्वेश्चंस ऑफ द डे लेकर आते हैं, जिसमें आपसे बात करते हैं 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपके आगामी एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का शो स्टार्ट करेंगे। ये सेट नंबर 8 है। इसके पहले के सेट अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर से जरूर देख लीजिए। ये सारे सेट्स आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में रामबाण साबित होंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको बता देना चाहूंगा, आप हमारे फेसबुक पेज पर आप एसपी शुक्ला एजुकेट जाके सर्च करिए फेसबुक पर और वहां पर भी हमें फॉलो करिए, और टेलीग्राम पर जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। यहां से ज्वाइन करने का बेनिफिट ये है कि इसका पीडीएफ आपको पूरा वहां पे मिल जाएगा। और ऐसे हमारे साथी जो अभी भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, एसपी शुक्ला एजुकेट को भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारी पर्सनल आईडी है सत्य प्रकाश के नाम पे, वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में कौन सी भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन है? अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की सबसे पहले विद्युत का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक। तो देखिए आपको बताना चाहूंगा मित्रों, दक्कन की रानी, आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है दक्कन की रानी, जिसको हम कहते हैं डेक्कन क्वीन, भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन थी। यह भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन भी थी। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे पहली सुपरफास्ट ट्रेन, तो उसका भी नाम दक्कन की रानी ही था। और इसका परिचालन कब हुआ ये पूछे तो आप याद कर लीजिए, वर्ष 1930 1930 ईस्वी में इसका परिचालन हुआ था। यानी ये ट्रेन जो थी विद्युत ट्रेन ये चली थी। आइए बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, भारत में सबसे पहला रेल मार्ग तैयार हुआ था। तो देखिए भारत में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, याद करिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, भारत में किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में वर्ष 1853 1853 में बॉम्बे का नाम आपने पढ़ा है, सुना है, देखा भी है। बॉम्बे का मतलब क्या होता है? बोरी बंदर स्टेशन से किसके बीच में? थाड़े के मध्य सर्वप्रथम रेल मार्ग तैयार किया गया था। इस रेल मार्ग पर भारत की पहली रेलगाड़ी जो चली थी वो सन था 16 अप्रैल 1853। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में सबसे पहला रेल मार्ग तैयार हुआ था। तो रेल मार्ग कब तैयार हुआ था ये पूछ रहा है आपसे। तो भैया जब तैयार हुआ तो उस पर ट्रेन चलाई गई 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में। चली कब थी ट्रेन चली 16 अप्रैल को, लेकिन बना तो 1853 में ही रहा होगा। तो आपको आशा करता हूं कि समझ में आ गया। देखिए फिर से इससे कितने क्वेश्चन निकले। पहला क्वेश्चन कि जो भारत में पहला रेल मार्ग तैयार किया गया था किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कब? सन 1853 ईस्वी में। कहां से कहां तक? बॉम्बे से थाणे के बीच में चली थी। कब चली? कितने तारीख को चली? 16 अप्रैल 16 अप्रैल 1853 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है? देखिए जब भाषा के बारे में हम पढ़ेंगे, ये वैसे हिंदी में भी आपने देखा होगा, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया, यहाँ भी आता है, ये अच्छा प्रश्न बनता है। ऑस्ट्रिक समूह की बात कर रहा है, तो अब आपको ये जानना चाहिए कि ऑस्ट्रिक समूह के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। ये ऑस्ट्रिक समूह है क्या? तो मैं मित्रों बताना चाहूंगा, भारतीय जनजातियों द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली ऑस्ट्रिक समूह की भाषाएं कौन कौन सी हैं? इस ऑस्ट्रिक समूह में कौन कौन सी भाषा आती है पहले तो ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। पहला हो गया आपका खासी संथाली, मुंडारी और उसके बाद भूमिज। कौन कौन सी भैया? खासी, संथाली, मुंडारी है ये, मुंडारी और उसके बाद भूमिज आदि भाषाएं हैं। वैसे तमिल भाषा में अगर देखा जाए तो द्रविड़ की प्रमुख भाषा भी है ये, जबकि मराठी भाषा यूरोपियन समूह से संबंधित होती है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है कौन सा है? मराठी, लद्दाखी, खासी, तमिल। तो ये आपका हो गया सही जवाब, आपका ऑप्शन सी खासी तमिल। आपको मैंने बता ही दिया कि तमिल
किसकी समूह है? तमिल भाषा जो है द्रविड़ समूह के अंतर्गत आती है। तो आप चाहें तो ये भी देख लीजिए कौन से समूह के अंतर्गत आती है? द्रविड़ भाषा के 4 समूह मिलते हैं। कौन से 4 समूह हैं? आपने देखा है, पढ़ा है हमने, हिंदी भाषा के अंतर्गत उन चारों समूहों पे अच्छे से चर्चा भी किया है। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य टोडाओं का निवास स्थान है? टोडाओं का निवास स्थान की बात कर रहा है कि बताइए कौन सा राज्य टोडाओं का? तो टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। ये तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन से राज्य में? तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है, जो नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। इनमें बहुपातित्व विवाह कहने का मतलब क्या होता है? ये एक विवाह पद्धति है जो वहाँ चलता है, प्रचलित है, और इनका मुख्य व्यवसाय जो है वो है पशुपालन करना इनका मुख्य व्यवसाय होता है। आइए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5वें पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो देखिए सरहुल से तात्पर्य क्या होता है, आपको पहले ये समझ लीजिए। सरहुल का मतलब ये होता है वृक्षों की पूजा करना। किसकी पूजा भैया? वृक्षों की पूजा। अब वृक्षों की पूजा कौन करता है, आपको इसके बारे में पैसे। वृक्ष की पूजा तो हम सभी उत्तर भारतीय हों चाहे दक्षिण भारतीय हों, सभी लोग करते हैं। कैसे? जैसे आप पीपल के पेड़ में, नीम के पेड़ में, इन सभी पेड़ों में आप अक्सर देखते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो जल देते हैं। तो यह त्योहार जो है मुख्य रूप से जो ये सरहुल त्योहार है, ये झारखंड, कौन से राज्य में? झारखंड क्षेत्र के उरांव का नाम आपको बता दूं, उरांव हो गया, मुंडा हो गया, उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह यानी चैत्र में मनाया जाता है, जो जनजातियों की प्रकृति के समीपता को व्यक्त करता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? उरांव। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो है वो है भील। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह या समुदाय है, जो कहां कहां पाई जाती है आप नोट कर लीजिए। एक तो आपका हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा हो गया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद भैया छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र के बाद आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश। तेलंगाना में भी पाया जाता है, तो अब तेलंगाना अलग हो गया तो उसको भी हम लिख देते हैं तेलंगाना सहित। और जो है आपका हो गया जैसे कर्नाटक, तेलंगाना, कर्नाटक, त्रिपुरा व राजस्थान में पाई जाती है। अब देखो भैया यहाँ से समझो, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह क्या है? भील है। तो भैया पहले स्थान पर जनजाति समूह भील है, तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति क्या है ये भी पूछी जाती है। तो दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह जो है वो है गोंड है। क्या है? गोंड है, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि भारत में सबसे बड़ा जनजाति समूह यानी पहले स्थान पर भील है, यही आपका आंसर हुआ। अगर पूछता कि भील के बाद कौन है, तब आपका गोंड हो जाता। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य की है? अब देखिए साक्षरता दर 2-3 तरीके से मैंने बताया कि आपसे क्वेश्चन, जैसे पिछली क्लास में पिछले प्रश्न में हमने बताया था, एक प्रश्न आपसे पूछ लिया था सर्वाधिक ऊंचा गहरा बंदरगाह। तो अब जब सर्वाधिक ऊंचा बंदरगाह या गहरा बंदरगाह कहेगा तो उसमें जो बड़ा सबसे है उसी को बताना होता है। लेकिन जब प्रश्न में कह दे निम्नलिखित में से, तो इसका मतलब जो दिए हुए हैं उसी में से बताना है। तो देखिए निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य की है? अब हम बता देते हैं। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार सर्वोच्च साक्षरता वाला राज्य जो है, अगर आपसे पूछता तो केरल है। केरल की साक्षरता दर कितना है? 94% है। इसके पश्चात जो है लक्षद्वीप आता है। कौन सा द्वीप आता है? लक्षद्वीप की जो है साक्षरता दर 91.8% है। लक्षद्वीप के बाद भैया मिजोरम आता है। मिजोरम की साक्षरता दर 91.3% है। फिर भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के स्थान पर गोवा, इसकी जो साक्षरता दर है 88.77% है। फिर इसके बाद जो है
त्रिपुरा का स्थान आ जाता है। त्रिपुरा जो है इसमें आता है, ये है 82.22%, 82.22%। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से पूछा जा रहा है। तो भैया आप देखो, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, मिजोरम, इनमें से किसी का नाम है? तो यहाँ देखिए मिजोरम का नाम है 91.3%, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो गया। अगर केरल ऑप्शन में होता पहले तो केरल हो जाता, लक्षद्वीप होता तो लक्षद्वीप हो जाता, नहीं है तो आपका मिजोरम होगा। आशा करता हूं कि समझ में आ गया। चलिए प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। भारत में प्रश्न नंबर 8, भैया गलती से पलट गया। देखिए प्रश्न नंबर 8, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मित्र बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये सिक्किम राज्य जो है ये जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य है। यही क्षेत्रफल के मामले में देखा जाता है तो गोवा होता। तो एक साथ दो प्रश्न याद करिए। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और सबसे कम यहाँ जनसंख्या ना दे के क्षेत्रफल दे देता तो गोवा हो जाता। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक अधिकतम, यहाँ पे सबसे कम पूछ रहा है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा या अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश है। अगर सिक्किम की जनसंख्या देखेंगे तो सिक्किम की जनसंख्या लगभग 6 इकाई दहाई 688 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 6,07,688 है। जबकि उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें 19,95,81,477 है। जबकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 23 से 24 करोड़ के समथिंग है। तो आप देखिए ये सबसे छोटी जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या समान रैंकिंग की स्थिति में आता है? यानी क्षेत्रफल के आधार पर उसी स्थान पर है और जनसंख्या के आधार पर भी वही स्थान है। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, गुजरात। तो बताइए, आपको बता देना चाहूंगा मित्रों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है? भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या समान है? तो देश में मेघालय, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख रहा है, ऑप्शन बी, मेघालय राज्य का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से समान स्थान है और दोनों की स्थिति से इसका स्थान पूछा जा सकता है। तो दोनों की स्थिति पर ये 22वां स्थान रखता है। कौन सा? 22वां स्थान है। मेघालय की बहुसंख्यक आबादी जो है वो ईसाई धर्म का पालन करती है। किस धर्म का पालन करती है फ्रेंड्स? ईसाई धर्म का पालन करती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। आशा करता हूं कि समझ गए। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? एक प्रश्न मैंने पढ़ाते समय भी बताया था, ये भारत की आबादी पूछ रहा है, आपको किसी राज्य की आबादी के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। तो भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर मुंबई। कौन सा है? मुंबई है। इसके बाद अगर देखें तो मुंबई के बाद जो है शहर का नाम आता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का। दिल्ली के बाद भैया चेन्नई आ जाता है। चेन्नई के बाद वो आपका कोलकाता आता है। चेन्नई के बाद कोलकाता का नाम आता है या कोलकाता का स्थान आता है। तो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? मुंबई है। मुंबई के बाद भैया दिल्ली, दिल्ली के बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद इसमें जो है कोलकाता होगा। यानी दिए गए ऑप्शन से भी देखेंगे तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि आपको पता है हर दिन की भांति मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं जिसका जवाब आपको देता हूं। तो आज का प्रश्न देने से पहले आपको कल के प्रश्न का जवाब दे दूं। प्रश्न क्या था? बहुत ही अच्छा प्रश्न हमने पूछा था, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत सारे हमारे मित्रों ने सही जवाब दिया था, अन्नाई मुदी। जिन मित्रों ने सही जवाब दिया था उन्हें बधाई हो, उनको मुबारक हो, आपने सही जवाब दिया है अन्नाई मुदी। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, 2695 मीटर है। तथा यह केरल के कहां पर स्थित है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यह केरल के
केरल राज्य के कौन से जिले में है भैया? इडुक्की जिले में। केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है यह चोटी। पश्चिम घाट पर्वत का भाग है, ये भी पूछा जाए तो आप बता लेंगे। अब देखिए बचे हुए जो पार्ट हैं उनको देख लेते हैं। उटकमंड, उटकमंड जो है इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है 2240 मीटर, 2240 मीटर। इसके बाद दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा की जो ऊंचाई है वो है 2637 मीटर। फिर इसके बाद है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर की जो ऊंचाई है वो है 1438 मीटर, 1438 मीटर है। यानी दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी हम देखते तो निकाल लेते। सही जवाब क्या होगा मित्र? अन्नाईमुदी, यानी क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होता। आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बड़े प्यार से ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर ला चुका हूं। क्या करा है? कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जलपोत भंजन उद्योग के लिए, हीरा काटने और पालिश करने के लिए, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, परंपरागत कला एवं शिल्प केंद्र के लिए। तो आशा करता हूं कि आज के पार्ट को आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। आपने कॉपी पेन लेकर के हर पॉइंट को नोट किया होगा। आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं और आप पूरा सपोर्ट करेंगे कि ये शो जो चल रहा है आपकी सेवा में अनवरत रूप से चलता रहे। जब तक आपको नौकरी न मिल जाए, आपको सफलता न मिल जाए, तब तक आपकी सेवा में ये आता रहे। ओके फ्रेंड्स, ऐसे हमारे मित्र जो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखे हैं उनके लिए चमचमाता हुआ देखिए आया हुआ है। उन्हें थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। ओके, और आपको इस क्वेश्चन का जवाब आंसर जरूर देना है कमेंट के माध्यम से। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, टेक